हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन देखने वाले हैं। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने लोग शासन करते हैं। आपने देखा, पहले कलचुरी आया, कलचुरी के बाद में मराठा आया, उसके बीच में कौन आ गया था, तो ब्रिटिश लोग आ गए थे। ब्रिटिश अधीक्षक के माध्यम से शासन करते हैं, फिर पुनः मराठा शासक आता है। उसके बाद अब फाइनली कौन आ गया, तो ब्रिटिश शासन आ गया। ब्रिटिश शासन की जब समाप्ति हो जाती है तो हमारा भारत और हमारा छत्तीसगढ़ स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, देखिए आप थोड़ी सी कहानी शुरू करिए। आप बोलोगे 1000 ईस्वी, कब 1000 ईस्वी कलचुरी आए। ठीक है, उसके बाद 1741 ईस्वी कलचुरी समाप्त होते हैं। कौन आ जाते हैं, तो उस टाइम पे मराठा शासक आते हैं। कौन? मराठा शासक। फिर उसके बाद 1741 ये चलते रहते हैं। कब तक? तो 1818। 1818 में अप्पा साहब और अंग्रेज, इन लोगों का लड़ाई होता है। किसका? अप्पा साहब का। आपको याद है क्या? बोलोगे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। अप्पा साहब जो अपने चचेरे भाई की हत्या करवाते हैं। किसकी? तो बोलोगे पुरुषाजी भोसले की। तो अप्पा साहब और अंग्रेज, ये लोगों का लड़ाई हो जाता है। कौन सा युद्ध? तो बोलोगे सीताबर्डी का युद्ध। अप्पा साहब हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। यहां से क्या होता है, तो फिर अंग्रेज रूल लगाते हैं। रूल यहाँ पे उनका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं अभी हम उतने पावरफुल नहीं हुए, अभी हम अप्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे। यह ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति करते थे। किसकी? ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति कर दिए। 1818 से 1830 तक हमारे छत्तीसगढ़ को कौन संभाल रहा था, तो ब्रिटिश अधीक्षक संभाल रहे थे। कौन? ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट संभाल रहे थे। ठीक है, और ये लोग बोलते हैं कि जब तक रघुजी तृतीय बड़े नहीं होते तब तक हम लोग ब्रिटिश अधीक्षक के माध्यम से यहाँ पे हम शासन चलाने वाले हैं। 1830 में कौन बन जाता है, तो रघुजी तृतीय बड़े हो जाते हैं। उसी टाइम पे समझौता हो जाता है अंग्रेजों से और बोलते हैं कि ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे शासन कर सकते हैं। तो पुनः भोसला शासक या फिर पुनः मराठा शासक यहाँ से लागू हो जाता है। ठीक है, 1830 से लेके देखिए यहाँ पे 1830 टाइम आ गया। 1830 से लेके 1854 कौन शासन करते हैं, तो रघुजीत तृतीय। कौन? रघुजीत तृतीय। रघुजीत तृतीय क्या रहते हैं? निसंतान रहते हैं। निसंतान रहते हैं इस वजह से जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो हमारे यहाँ गवर्नर को रहता है, ब्रिटिश या फिर अंग्रेज गवर्नर को रहते हैं, तो आप बोलेंगे लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी रहता है वो उसकी एक नीति रहती है जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यपगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति। अलग अलग इसके नाम रहते हैं। हड़प नीति मतलब ये हड़प लेता है, व्यपगत मतलब अपने आप में मिला लेता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबके नाम एक ही है। कौन लागू करता है इसे? तो लॉर्ड डलहौजी। इसकी नीति क्या रहती है कि अगर कोई राजा जिसका कोई पुत्र नहीं है या फिर अगर उसने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, तो जब भी अगर कोई राजा की ऐसी राजा जिसका कोई पुत्र नहीं है, जिसने कभी किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, अगर इस राजा की मृत्यु हो गई तो उसे हम अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। उस जो क्षेत्र को हम क्या कर लेंगे, तो अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। सेम यही होता है। रघुजीत तृतीय निसंतान रहते हैं। जैसे इनकी मृत्यु होती है 1853 में। कब? 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1854 में लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, तो जो नागपुर वाला क्षेत्र, देखिए नागपुर से जो शासन कर रहे थे, तो नागपुर को क्या कर लेता है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। कहाँ पे? तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। अब देखिए हमारा छत्तीसगढ़ नागपुर के अधीन में रहता है। जैसे नागपुर को मिला लिया ब्रिटिश शासन में, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश के अधीन में हो जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ में भी अब क्या चलने वाला है, तो ब्रिटिश शासन हमारे छत्तीसगढ़ में भी चालू हो जाएगा। कब से कब तक चलेगा ये, तो 1854 से लेके 1947 तक। अब कौन चलाने वाले हैं यहाँ पे रूल, तो अब अंग्रेज आने वाले हैं। देख सकते हैं आप, अलग अलग कलचुरी, मराठा, अंग्रेज, फिर यहाँ पे अंग्रेज आ जाते हैं। उसके बाद हम फिर 1947 में स्वतंत्र हो जाएंगे। यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले आज की क्लास में, तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन कब से कब तक चलता है, 1854 से लेकर 1947। चलिए रूपरेखा बनाते हैं। पहले हुआ क्या था, तो आप बोलोगे रघुजीत तृतीय। रघुजीत तृतीय क्या रहते हैं, तो मराठा शासक रहते हैं। 1853 में इनकी निसंतान रहते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1853 में। ठीक है, फिर क्या होता है, तो जो ब्रिटिश गवर्नर रहते हैं लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं, व्यपगत या फिर हड़प नीति के थ्रू, किसमें, तो बोलोगे हड़प नीति के थ्रू क्या करते हैं, तो अब छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। किसमें? तो अंग्रेजी या फिर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। कब? 1854 में। 1854 में छत्तीसगढ़ को लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं, तो हड़प नीति के थ्रू या फिर आप बोल सकते हैं मराठा को मिलाएगा। ठीक है, रघुजीत तृतीय जो क्या थे, वो तो बोलोगे मराठा थे, मराठा शासक।
ठीक है। मराठा को मिलाया, तो ये मराठा को जैसे मिलाता है तो हमारा छत्तीसगढ़ में 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है और उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है। अब ये जो लॉर्ड डलहौजी आया, अपने साम्राज्य में मिला लिया है। अब ये बोलते हैं कि ठीक है, हम शासन तो करेंगे लेकिन हम ऐसे शासन नहीं कर सकते। हम किसकी नियुक्ति करेंगे, तो अब हम किसकी नियुक्ति करने वाले हैं, कमिश्नर के माध्यम से शासन करेंगे। देखिए किसके माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से अब हम शासन करने वाले हैं। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, तो बोलो कि पहले राजा होते थे, है ना, राजा। हमारे टाइप के लिए बोलो कि हाँ, हम लोग तो इंडियन लोग हैं, राजा हैं, गौटिया हो गए, है ना, कमविंसदार हो गए, सूबेदार हो गए, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे पहले रहते थे। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी आया, अब ये अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेज किसकी नियुक्ति करेगा, कमिश्नर। देख रहे हैं आप नाम अंग्रेज टाइप का लग रहा है, बिल्कुल। ये जो अब क्या करेगा, तो अभी कमिश्नर के माध्यम से यह शासन करने वाला है। लॉर्ड डलहौजी आप बोल सकते हैं ये हमारे पूरे इंडिया लेवल का रहता था। कौन, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री। अब ये क्या करता था कि जैसे ये क्षेत्र को जीता, कौन से, नागपुर वाले क्षेत्र को, ठीक है, अपने आप में मिला लिया। तो क्या करता था, जैसे नागपुर को मिलाया तो वहां पे एक कमिश्नर की नियुक्ति कर देगा। किसकी, कमिश्नर की नियुक्ति। तो जो कमिश्नर रहते थे वो कहाँ पे रहते थे, तो नागपुर में कमिश्नर रहते थे। कहाँ पे, नागपुर में कमिश्नर हो गए। कमिश्नर बोलता है कि ठीक है, नागपुर के अधीन में, नागपुर ये हेड ब्रांच रहता था, इसके अधीन में कौन कौन सा क्षेत्र रहेगा, तो आधुनिक महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब क्षेत्र नागपुर के अधीन में रहते थे। ठीक है। अब इसको लगा कि मैं कमिश्नर तो बन गया लेकिन इतना सारा काम कैसे कर पाऊंगा। तो उसी टाइम पे जो लॉर्ड डलहौजी रहता है वो क्या करता है, वो बोलता है कि ठीक है, चलो हम डिप्टी कमिश्नर की भी नियुक्ति कर देते हैं। किसकी, डिप्टी कमिश्नर की भी नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, कमिश्नर की सहायता के लिए डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है। डिप्टी कमिश्नर तो ये कहाँ रहता था, जैसे हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र क्षेत्र हो गया, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग डिप्टी कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग डिप्टी कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। कमिश्नर बोलते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर है वो बोलता है कि यार अकेले मैं भी छत्तीसगढ़ को नहीं संभाल पाऊंगा। यह क्या रखता है, तो यह सहायक कमिश्नर रखता है। क्या रखता है, अपनी सहायता के लिए 2 सहायक कमिश्नर रखता है। ठीक है, क्या रखता है, 2 सहायक कमिश्नर। सहायक कमिश्नर देख सकते हैं कमिश्नर की सीढ़ी कैसे चल रही है। ये गवर्नर रहता था लॉर्ड डलहौजी, उसके अंडर में कौन रहता था, तो कमिश्नर रहता था। कमिश्नर अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, जैसे नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे जगह आ रहे थे, तो नागपुर में एक कमिश्नर हो गया। कमिश्नर के अंडर में जैसे कि आप बोल सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में तो डिप्टी कमिश्नर हो गया। डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं सारा काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सहायक कमिश्नर रख दिया। कहाँ कहाँ पे, तो एक रतनपुर में रख दिया और एक रायपुर में, एक रतनपुर में एक रायपुर में क्या रख दिया, तो यह सहायक कमिश्नर रख दिया। ठीक है। चलिए 1854 लॉर्ड डलहौजी, उसका देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कमिश्नर बनता है नागपुर क्षेत्र में, वो उसका नाम भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है जो पहला कमिश्नर बनता है नागपुर क्षेत्र में 1854 में, उसका नाम रहता है मिस्टर मेंसल। क्या, मिस्टर मेंसल। ठीक है, नागपुर ये क्या हो गया, तो जो कमिश्नर मिस्टर मेंसल हो गया, ये बहुत पावरफुल रहता था। अब उसी के अंडर में कौन है, तो डिप्टी कमिश्नर हमारे छत्तीसगढ़ का नाम क्या रहता है इसका, तो चार्ल्स इलियट। क्या नाम रहता है, चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर, बहुत बार पीएससी से लेकर व्यापम तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर कौन, तो चार्ल्स इलियट, छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आप याद करके क्या रखेंगे, कमिश्नर कौन बनता है, मेंसल रखता है। कौन, मेंसल। ये मेन है, मेंस है ना, मेंस मतलब हम मेन बोलते हैं ना, तो मेंस, मेन तो कमिश्नर हो गया नागपुर वाला। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर तो बोलेंगे चार्ल्स इलियट, है ना, ये छत्तीसगढ़ में रहता था। तो आपको ये देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रिक भी बताया था कब, एमसीक्यूज में, कि कमिश्नर, देखिए आप सा को काट दीजिए तो बोलेंगे कमीना, है ना, कमीना। और यहाँ पे क्या, ला को अगर काट देंगे, अब यहाँ पे डा कर देंगे तो बोलेंगे इडियट, कमीना इडियट। एक तरीके की ये गाली होगी, तो आपको कभी भूलेगा नहीं, पहला डिप्टी कमिश्नर हमारे छत्तीसगढ़ का तो कमीना इडियट। ठीक है, बिल्कुल यह कमीना था। क्यों, क्योंकि यही आप देखेंगे अगली क्लास में, तो किसको फांसी चढ़ाते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहते हैं वीर नारायण सिंह, उनको यही फांसी चढ़वाता है। कहाँ पे, जयस्तंभ चौक में। ठीक है। अब इसकी सहायता के लिए कौन रहता है, तो सहायक कमिश्नर रहता है रतनपुर और रायपुर में। रतनपुर में कौन सहायक कमिश्नर रहता है, तो आपको याद रखना है गोपाल राव। कौन, गोपाल राव। और रायपुर क्षेत्र में कौन सहायक कमिश्नर रहता है, तो मोबिब उल हसन। ठीक है, कौन रहता है, मोबिब उल हसन रायपुर क्षेत्र में सहायक कमिश्नर रहता है। कहानी समझ में आ गई। रघुजीत रिधि की मृत्यु, लॉर्ड डलहौजी अपने हड़प नीति के थ्रू छत्तीसगढ़ को या फिर नागपुर क्षेत्र को मिला लेता है। नागपुर में बोलता है कि हम कमिश्नर रखेंगे, पहला कमिश्नर मिस्टर मेंसल।
उसके बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर कौन बनता है? चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट बोलते हैं कि मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, मैं सहायक कमिश्नर रखूंगा। 2 शाखाओं में, रतनपुर और रायपुर शाखाओं में, 2 शाखाओं में बांट देता है। ठीक है, रतनपुर शाखा में कौन बनता है? तो गोपाल राव सहायक कमिश्नर बनता है। और जो रायपुर क्षेत्र है वहाँ पे मोबिब उल हसन सहायक कमिश्नर बनता है। याद हो गई चीज़ें? अगर नहीं याद हुई तो एक बार वीडियो को अब भी तुरंत पॉज कर लीजिए और इसको आप एक बार अच्छे से देखिए। जैसे प्यार भरी निगाहों से आप ऐसे देखते हैं वैसे आप इसको देखिए, जरूर याद हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, टाइम आता है कब? तो 1854 की ही हम बात कर रहे हैं, 1854 में। ठीक है, हमारा डिप्टी कमिश्नर कौन रहता है हमारे छत्तीसगढ़ का? तो बोलेंगे हमारे डिप्टी कमिश्नर जो रहते हैं उनका नाम रहता है इलियट, या फिर आप बोलेंगे इडियट। कौन? इडियट। ठीक है, इडियट याद हो जाएगा कब? 1854 में डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर रहते हैं इडियट। ये क्या करते हैं? तो यह तहसीलदारी व्यवस्था लाते हैं। क्या? हमारे छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था लाते हैं ये। ठीक है, तहसीलदारी व्यवस्था कौन लाते हैं? तो चार्ल्स इलियट, जो डिप्टी कमिश्नर रहता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का ये कौन? चार्ल्स इलियट। ठीक है, और अगर मैं कमिश्नर बोलूंगा तो नागपुर, उसी के अंडर में आ रहा है कौन? तो डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, तहसीलदारी व्यवस्था कब आती है? 1854 में। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में तहसीलों का निर्माण होता है। किसका? तो हमारे छत्तीसगढ़ में तहसील का निर्माण होता है। तहसील का जो निर्माण होता है वो टोटल कितने तहसील बनते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? तो 3 तहसील हमारे छत्तीसगढ़ में बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? तो आपको वो भी याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ में 1854 में 3 तहसील बनते हैं। तहसीलदारी व्यवस्था का शुभारंभ कौन करता है? तो चार्ल्स इलियट करता है। कौन? चार्ल्स इलियट करता है। कौन कौन से तहसील बनते हैं वो आपको याद रखना है। रतनपुर आपको कभी भूलना नहीं है, रायपुर आप कभी भूल नहीं सकते, और आपको याद रखना है कौन सा? तो धमतरी। धमतरी में कौन? तो बोलोगे पंडित सुंदरलाल शर्मा। आगे की आगे क्लास, मतलब दूसरी क्लास के बाद अब आने वाली जो दूसरी क्लास आएगी वहां से हम लोग सुंदरलाल शर्मा के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो धमतरी। ठीक है, रतनपुर, रायपुर और धमतरी 3 तहसीलों का निर्माण होता है। कौन करता है? डिप्टी कमिश्नर करता है। तहसीलदारी व्यवस्था का शुभारंभ कब होता है? जब अंग्रेजों का रूल स्टार्ट होता है, तभी से तहसीलदारी व्यवस्था का हमारे छत्तीसगढ़ में शुभारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। तहसील बन गया, अब हम उल्टा चल रहे हैं। देखिए, पहले तहसील हमने बना लिया, अब हम क्या बनाने वाले हैं? अब जिला। तहसील से बड़ा क्या होता है? तो जिला होता है। देखिए होता क्या है, 2 नवंबर का टाइम होता है, 2 नवंबर 1861। क्या? 2 नवंबर 1861। इस टाइम पे मध्य प्रांत का गठन होता है। किसका? मध्य प्रांत का गठन होता है। मध्य प्रांत का गठन आखिर किया क्यों गया? ठीक है, अलग अलग इन लोग करते रहते थे। जैसे अभी 2 जिलों का गठन हो जाएगा, 2 जिलों को अलग कर देंगे, 2 राज्यों का गठन हो जाएगा, 2 राज्यों को अलग कर देंगे, वैसे मध्य प्रांत का गठन हो जाता है। ये जो मध्य प्रांत है उसमें कौन कौन से राज्य रहते हैं? जो आधुनिक राज्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो जो आधुनिक हमारा छत्तीसगढ़ है, जो पूरा छत्तीसगढ़ वो है। इसके अलावा यहाँ पे मध्य प्रदेश रहता था, इसके अलावा यहाँ पे महाराष्ट्र। ये 3 जो राज्य आज के हैं, ये 3 राज्यों को मिला के मध्य प्रांत का गठन होता है। कब होता है? तो 2 नवंबर 1861 को होता है। ठीक है, मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861। देखिए उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए जाते हैं। कितने जिले? छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए जाते हैं। कब? जब मध्य प्रांत का गठन होता है उसी टाइम पे छत्तीसगढ़ में जिले बनाए जाते हैं। कितने जिले? तो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में टोटल 3 जिले बनाए जाते हैं। कौन कौन से जिले हैं? रतनपुर आप भूल नहीं सकते। कौन से? रतनपुर, जिसे हम आजकल हम बोल सकते हैं क्या? बिलासपुर। आज का बिलासपुर, पुराना रतनपुर। रायपुर आपको मैं कभी भूलने नहीं दूंगा, रायपुर आपको याद रखना है। इसके अलावा एक है संबलपुर। कौन सा? संबलपुर। ये जिला हो गया संबलपुर। अभी तो उड़ीसा में शामिल हो गया, लेकिन उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में रहता था। कहानी इसकी भी हम आपको बता देंगे आगे। ठीक है, देखिए 2 नवंबर 1861 मध्य प्रांत का गठन हुआ। उसमें क्या होता है? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिला के मध्य प्रांत का गठन होता है 2 नवंबर 1861। जितने भी अब हम सन बताएंगे सारे सन इंपॉर्टेंट है। उसके पहले हमने आपको ज़्यादा सन याद नहीं कराए हैं, हम आपके दिमाग में ज़्यादा प्रेशर पहले नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब हम सन को लेके आपके दिमाग में जरूर प्रेशर डालेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 1861 में ही 3 जिलों का निर्माण होता है। कौन कौन से? तो रतनपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है, आगे देखिए, अब जिले बन गए, क्यों ना हम संभाग बना दें? क्या? क्यों ना हम संभाग बना दें? देखिए आगे,
1862 अगले साल क्या, तो हमारा जो हमारा छत्तीसगढ़ है एक संभाग बन जाता है। क्या बन जाता है? छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया जाता है, छत्तीसगढ़ संभाग बन जाता है। ठीक है, आप देखेंगे 1854 में क्या बनता है? तो तहसील बनते हैं। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में 3 तहसीलें बनती हैं। 1861 जिले बनते हैं, 3 जिले बनते हैं। 1862 में लास्ट में एक संभाग बनता है। आपको हमेशा याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, रायपुर जिला कब बना, बिलासपुर जिला कब बना। रायपुर और बिलासपुर जिला कब बनते हैं? 1861 में। छत्तीसगढ़ संभाग कब बनता है? 1862 में। आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ हमारा संभाग बन गया। इतना कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, देखिए संभागी उस टाइम पे कमिश्नर, संभागी कमिश्नर भी होता है। कैप्टन एडमंड को संभागी कमिश्नर बनाया जाता है। ठीक है, तो संभाग में एक कमिश्नर बनाया जाता है, तो कैप्टन जो एडमंड रहते हैं, कौन? कैप्टन एडमंड, इन्हें ही संभागी कमिश्नर उस टाइम पे बनाया जाता है। एक नया पद बनाया जाता है संभागी कमिश्नर का, तो कैप्टन एडमंड को बनाया जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद टाइम आता है 1905 का। कौन सा टाइम? 1905 का। 1905 के टाइम में क्या होता है? तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन होता है। किसका? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन होता है। कौन सा गठन? तो बोलोगे भौगोलिक पुनर्गठन होता है। देखिए आज की क्लास में आपको फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने ऐसा कुछ कहानी तो किया नहीं है कि पहले ये हुआ तो वो हुआ, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। बस जो ये काम किए हैं 1854 से 1947 तक, वो सारे काम को हम देखने वाले हैं कि देख लेते हैं तुम्हारे काले चिट्ठे में कि जो 100 साल तुम यहाँ पे थे हमारे छत्तीसगढ़ में, आखिर वो तुमने काम क्या किया है। सारे काम यहाँ पे मैं आपको गिना दूंगा। ठीक, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन होता है। कब होता है? तो 1905 में। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र रहता है, मान लीजिए ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। ये जो क्षेत्र है आप यहाँ पे देखेंगे, कोरिया है, चांग बखार है, सरगुजा है, उदयपुर है। ठीक है, इसके अलावा जसपुर। ये जो क्षेत्र आपको हमने बताया कौन कौन सा, तो बोलेंगे आप यहाँ पे पहले हम कोरिया से स्टार्ट करते हैं। कोरिया है, चांग बखार आपने पहाड़ी सुनी होगी, बिल्कुल वही चांग बखार। ठीक है, चांग बखार हो गया। उदयपुर, हाँ बिल्कुल उदयपुर जो सरगुजा के पास में है, उदयपुर, सरगुजा। और कौन सा? तो जसपुर। ये जो क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में आते ही नहीं थे। ये किस में आते थे? तो यह पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आते थे। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में ये आते थे। क्या हुआ इसको? तो 1905 में ये वाले जो क्षेत्र देखे, क्या ये छत्तीसगढ़ के आसपास में, यहाँ पे रतनपुर है, यहाँ पे रायपुर है, हम एक काम क्यों नहीं कर लेते, इनको हम क्या कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में मिला लेते हैं। किसमें? तो छत्तीसगढ़ में मिला लेते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्र पहले शामिल थे। कौन कौन से? तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कि रायखोल, बामरा, ठीक है, कालाहांडी। ठीक है, तो ये ऐसे 5 क्षेत्र रहते हैं। कितने? तो 5 क्षेत्र रहते हैं। रायखोल हो गया, बामरा हो गया, कालाहांडी हो गए, ऐसे करके 5 क्षेत्र रहते हैं। वो आपको बिल्कुल भी नाम याद नहीं रखने हैं। ये जो 5 क्षेत्र रहते हैं ये छत्तीसगढ़ में पहले आते थे, इनको हटा दिया गया यहाँ से, और कहाँ पे? तो इसे पूर्वी बंगाल या बंगाल में भेज दिया। ठीक है, तुम अब बंगाल या फिर उड़ीसा का हिस्सा हो जाओगे। कहाँ का? बंगाल या उड़ीसा का। अब तुमको हम क्या करेंगे, तो उड़ीसा में शामिल कर दे, चाहो तुम उड़ीसा में रहो। ठीक है, कोरिया, चांग बखार, उदयपुर और सरगुजा, जसपुर, ये हमारे छत्तीसगढ़ में कब आते हैं? 1905 में। और ये जो जगह है, ये सारी जगह क्या हो जाती है? तो 1905 में हम छत्तीसगढ़ से काट के इनको अलग जगह भेज देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये कहानी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम किसके बारे में देखने वाले हैं, एक बार हम रिवीजन कर ले। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात किया रघुजी तृतीय की निसंतान मृत्यु हो जाती है 1853 में। उसके बाद मराठा शासनकाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो मराठा शासनकाल रहता है या फिर जो नागपुर का क्षेत्र रहता है उसको हड़प लेता है। कब? 1854 में। और बोलता है कि हम कैसे शासन चलाएंगे नागपुर का, तो कमिश्नर की नियुक्ति कर देता है। कमिश्नर की नियुक्ति, कमिश्नर कहाँ पे रहेगा? नागपुर में रहेगा। पहला कमिश्नर मिस्टर मेंसल हो जाता है। उसके बाद जो कमिश्नर रहता है वो अपनी सहायता के लिए डिप्टी कमिश्नर रहता है अलग अलग क्षेत्र में। हमारे छत्तीसगढ़ का पहला जो डिप्टी कमिश्नर बनता है उसका नाम रहता है चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट बोलता है कि मैं अपनी सहायता के लिए और भी कमिश्नर रखूंगा, तो सहायक कमिश्नर रखता है एक रतनपुर क्षेत्र में, एक रायपुर क्षेत्र में। रतनपुर में गोपाल और रायपुर में मोबिब उल हसन। कहानी समझ में आ गई? स्लाइड समझ में आ गया? स्लाइड याद हो गया? आगे देखते हैं।
1854 जो डिप्टी कमिश्नर रहता है इलियट, वो क्या करते हैं तो तहसीलदारी व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में लागू करता है। 3 तहसीलों का निर्माण कराता है। कौन कौन से? तो रतनपुर, रायपुर और धमतरी। 3 तहसीलों का निर्माण कौन? तो चार्ल्स इलियट कराता है। तहसीलदारी व्यवस्था पहले आएगी, उसके बाद में जिलों का निर्माण होगा, उसके बाद में संभाग का निर्माण होगा। यहाँ पे देखिए 2 नवंबर 1861 क्या होता है तो मध्य प्रांत का गठन होता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिला के मध्य प्रांत का गठन होता है। छत्तीसगढ़ में टोटल 3 जिले आते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 जिले, मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जिले आएंगे, हम वो मध्य प्रदेश वाले पढ़ेंगे। महाराष्ट्र वाले अलग अलग जिले आएंगे, वो महाराष्ट्र वाले पढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल 3 जिले रहते हैं। कौन कौन से? तो रतनपुर, रायपुर और संबलपुर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1862 छत्तीसगढ़ एक संभाग बनता है और संभागीय यहाँ पे एक कमिश्नर बनाया जाता है। कौन? कैप्टन एडमंड। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन होता है। कब होता है तो 1905 में होता है। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र जैसे कि कोरिया, यहाँ पे चांगबखार हो गया, यहाँ पे सरगुजा हो गया, उदयपुर की पहाड़ी हो गई, उदयपुर वाला जो क्षेत्र हो गया, इसके अलावा जो जसपुर हो गया, ये जो क्षेत्र थे ये किस में आते थे? पहले बंगाल वाले क्षेत्र में आते थे, इनको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा रायपुर हो गया, बामरा हो गया, कालाहांडी हो गया, पटना हो गया, सोनपुर हो गया, ये जो क्षेत्र है कौन से? पटना, सोनपुर, ये जो क्षेत्र हो गए, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं इनको कहाँ पे? तो इनको पूर्वी बंगाल या फिर आप बोल सकते हैं उड़ीसा वाले क्षेत्र में मिला दिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र रहते हैं, इनको उड़ीसा में डाल दिया जाता है। और जो बाहर के जो क्षेत्र रहते हैं जैसे पश्चिम बंगाल के हो गए या फिर उड़ीसा वाले क्षेत्र, उनको हम छत्तीसगढ़ में शामिल कर लेते हैं। कब? 1905 में। और यहीं से हमारे छत्तीसगढ़ का रूपरेखा बन जाता है, यहीं से हमारे छत्तीसगढ़ का मैप बन जाता है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए हमने मराठा प्रशासनिक व्यवस्था देखा, हमने कलचुरी काल की प्रशासनिक व्यवस्था देखा। अब हम यहाँ पे किसके? तो ब्रिटिश कालीन या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था देखने वाले हैं। ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ये प्रशासन कैसे चलाएंगे? व्यवस्था। ठीक है, देखिए इन्होंने पुलिस व्यवस्था की अलग शुरुआत कर दी है। क्या? तो पुलिस व्यवस्था अलग कर दी है। ठीक है, पुलिस व्यवस्था ये अलग कर दिए। क्या हुआ तो देखिए 1854 में, क्या 1854 में छत्तीसगढ़ में यह 4 पुलिस विभाग का गठन कर देते हैं। ठीक है, 1854 में छत्तीसगढ़ में 4 पुलिस विभाग का गठन होता है। कितने? तो 4 पुलिस विभागों का गठन होता है। पुलिस विभाग का गठन कर देते हैं। ठीक है, पहले की जैसी कहानी नहीं रहेगी। पुलिस व्यवस्था अलग हो गई, न्याय व्यवस्था अलग हो गया, है ना। तो सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सैन्य व्यवस्था अलग हो जाएगी, सारी व्यवस्थाएं अलग कर देते हैं। पुलिस व्यवस्था अलग हो गई। छत्तीसगढ़ में 1854 में 4 पुलिस विभाग बन जाते हैं। कौन कौन से बनते हैं ये आपको याद रखना है। कौन कौन से बनते हैं देखिएगा। एक हो गया रायपुर। ठीक है, रायपुर में एक रहता है रायपुर सदर। कौन सा? रायपुर सदर। और एक रहता है रायपुर तहसील। ठीक है, एक रहता है रायपुर सदर और एक रहता है रायपुर तहसील। इसके अलावा रतनपुर। कौन सा? रतनपुर तहसील। ठीक है, कौन सा? रतनपुर तहसील। और एक और रहता है, क्या नाम रहता है तो धमतरी और धमतरी तहसील। ठीक है, धमतरी तहसील। ये 4 क्या बनते हैं तो छत्तीसगढ़ में ये 4 पुलिस विभाग बन जाते हैं। कौन कौन से? रायपुर में रायपुर सदर और रायपुर तहसील। इसके अलावा रतनपुर में रतनपुर तहसील, धमतरी में धमतरी तहसील। ये 4 पुलिस विभाग बन जाते हैं। उस टाइम पे सिपाही को क्या बोलते थे? जब ये 1854 में जब पुलिस विभाग का गठन करते हैं, उस टाइम पे सिपाही भी रहते थे। सिपाहियों को ये क्या बोलते थे? तो सिपाही के उस टाइम पे यह बरकंदाज बोलते थे। क्या बोलते थे? बरकंदाज बोलते थे। ठीक है, यहां पे देखिए बात आता है कब तो 1856 में। कौन सा? 1856 में। सॉरी, वहां पे आपको 1856 करना था, यहाँ पे 1858 होगा। ठीक है, 1856 होगा ये, और ये हो जाएगा 1858। ठीक है, 1858 में क्या होता है तो 1858 में यहाँ जैसे पंजाब में पुलिस व्यवस्था लागू रहती है, पुलिस कानून लागू रहता है, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में पुलिस कानून लागू कर देते हैं। ठीक है, तो पंजाब जैसे, ठीक है, पंजाब जैसे पुलिस कानून, ठीक है, पंजाब जैसे पंजाब का पुलिस कानून रहता है, वैसे ही पंजाब जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे पुलिस कानून हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हो जाता है। कब लागू होता है तो 1858 में।
उसके बाद आता है 1862। क्या आता है? 1862। 1862 जब संभाग बनता है उसी टाइम पे क्या बनते हैं, तो यह लोग पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करते हैं। किसकी? पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर देते हैं ये लोग। ठीक है, देखिए पुलिस व्यवस्था अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो अभी हम पुलिस व्यवस्था पढ़ रहे हैं। 1862 पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति है। ठीक है, पुलिस व्यवस्था में सुधार करते हैं और पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो हम जिसे हम एसपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपी। तो पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कब की जाती है, तो 1862 में। और पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाता है। किसमें? पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाता है। पुलिस व्यवस्था में सुधार। ठीक है, और देखिए इसके अलावा रायपुर में कब, तो बोलोगे रायपुर में यहाँ पे केंद्रीय जेल का निर्माण कहता है। जब तो ब्रिटिश कालीन टाइम पे ही रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण कराया जाता है। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण कराया जाता है। किसका? तो बोलोगे रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण कराया जाता है। हमने पुलिस व्यवस्था के बारे में हमने सारी चीजें देख ली। क्या क्या देखी है? देख ली। पहले ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हमने सबसे पहले बात किया पुलिस व्यवस्था के बारे में कि 1856 में छत्तीसगढ़ में 4 पुलिस विभाग बनते हैं। रायपुर सदर, रायपुर तहसील, फिर रतनपुर तहसील और धमतरी तहसील। ये तहसील बनते हैं 1854 में। अब 1856 में क्या बन गए, तो 4 पुलिस विभाग बन गए। सिपाही को बरकंदाज बोला जाता। देखिए आपको तहसील तो पता होगा, रायपुर तहसील बना था, रतनपुर तहसील बना था, धमतरी तहसील। रायपुर को और बोल देते हैं, रायपुर को सदर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक अलग विभाग बन गया, बस आपको इतना ही याद रखना था। फिर उसके बाद देखिए 1858 में पंजाब जैसे यहाँ पे पुलिस कानून लागू हो जाता है। 1862 की बात है जब पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए जाते हैं और पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाता है। और इसके अलावा रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण कौन कराता है, तो ये अंग्रेज लोग ही कराते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में। किसके? न्याय व्यवस्था के बारे में। जैसे पंजाब में सिविल कोड लागू रहता है, कैसे? जैसे पंजाब का हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे पंजाब में सिविल कोड लागू रहता है, पंजाब जैसे सिविल कोड यहाँ भी लागू हो जाता है। जैसे पंजाब में वैसे हमारे यहाँ भी सिविल कोड लागू हो जाता है। जैसे पंजाब में पुलिस व्यवस्था वैसे हमारे यहाँ पुलिस कानून यहाँ पे लागू होता है। तो पंजाब जैसे सिविल कोड यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हो जाता है, ये बस आपको याद रखना था। इसके अलावा डाक व्यवस्था के बारे में हम देख लेते हैं। किसके बारे में? डाक व्यवस्था के बारे में। कौन सा व्यवस्था? डाक व्यवस्था। ठीक है, तो कब? तो 1854 के टाइम पे। ठीक है, कब? 1854 के टाइम पे डाकघर बनाया जाता है। और डाकघर में कहाँ पे? तो डाकघर बनाया जाता है। डाकघर में पोस्ट मास्टर की नियुक्ति की जाती है। किसकी? पोस्ट मास्टर की नियुक्ति की जाती है। पोस्ट मास्टर की नियुक्ति की जाती है। और ये जो डाकघर बनता है वो बनता कहाँ पे है, तो रायपुर में। ठीक है, रायपुर में डाकघर बनता है। हर चीज अब रायपुर में होगा। रायपुर में डाकघर बनता है, रायपुर डाकघर में पोस्ट मास्टर की नियुक्ति की जाती है। किसकी? पोस्ट मास्टर की नियुक्ति। न्याय व्यवस्था आपको समझ में आया? पंजाब में जैसे सिविल कोड लागू होगा, जैसे वहां पे जज देखेंगे वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अब यहाँ पे सिविल कोड लागू हो गया 1862 में। ठीक है, देखिए डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था में रायपुर डाकघर में पोस्ट मास्टर की नियुक्ति की जाती है। कब की जाती है, तो 1854 में। कब? 1854 में। पहला पोस्ट मास्टर कौन बनता है, तो स्मिथ। कौन बनता है? आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो स्मिथ को 1854 में पोस्ट मास्टर के पद पर यहाँ पे इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, डाकघर कहाँ पे रहता है, तो आपको पहले हमने बताया कि रायपुर में रहता है। कहाँ पे? ये रायपुर में डाकघर बनता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा फैक्ट आपको याद रखना कि जो डाकघर रहते थे, तो डाकघर में यहाँ पे जो डाक रहता था, क्या जो डाक रहता था उसमें किसका चित्र रहता था, उसमें महारानी विक्टोरिया का चित्र रहता था। किसका? महारानी। जो डाक रहता है तो उसमें किसका चित्र रहता था? महारानी विक्टोरिया का। ठीक है, यहाँ पे आप महारानी विक्टोरिया लिख लेना। ठीक है, विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया का चित्र कहाँ पे रहता था, तो डाक में। जो यहाँ पे डाकघर रहेगा, जो यहाँ पे तो जो डाक रहते थे डाक में किसका, तो महारानी विक्टोरिया का चित्र रहता था। इतनी चीजें आपको डाक व्यवस्था के बारे में याद रखनी है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं भूमि व्यवस्था। ठीक है, भूमि वर्गीकरण किया गया था, भूमि व्यवस्था के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए जब अंग्रेज आते हैं तो अलग भूमि व्यवस्था लाते हैं। क्या क्या लाते हैं, देखिए एक रहता है कौन सा, एक खालसा भूमि होती है। कौन सी भूमि को ये लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं। खालसा भूमि हो गई। जो दूसरा रहता है वो जमींदारी क्षेत्र हो गया, जमींदारी भूमि हो गई। जो तीसरा रहता है वो ताहूतदारी भूमि। कौन सी? ताहूतदारी भूमि। खालसा भूमि कैसी, तो जहाँ पे क्या जो खालसा भूमि रहती थी वहाँ पे गौटिया। कौन? गौटिया।
गौटिया किसानों से क्या तो कर लेता था, या फिर यहाँ पे राजस्व लेता था, या फिर आप बोल सकते हैं धान वगैरह लेता था, जो भी किसान उगाते थे। तो क्या करता था, जो गौटिया रहता था वो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करता था, उसके माध्यम से ये अंग्रेजों को देता था। तो गौटिया किस पे, तो बोलोगे गौटिया किसानों से टैक्स लेते थे, और वो किसको देते थे, तो अंग्रेजों को देते थे। उसे हम खालसा भूमि कहते थे। जिस भूमि पर गौटिया राजस्व वसूल कर रहे हैं और अंग्रेजों को दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं खालसा भूमि। जिस जमीन पर जमींदार किसानों से राजस्व वसूल कर रहे हैं और फिर वो जमींदार अंग्रेजों को दे रहे हैं उसे हम जमींदारी भूमि कहते थे। ठीक है। इसके अलावा ताहुतदारी, तो आपको हमने ताहुतदारी बताया है कि ऐसे अनुर्वर भूमि जिसको ये लोग उपयोग के लायक बनाते थे, हमने आपको बताया भी था कौन सा, तो सिरपुर, लवन, इसके अलावा लोरमी, तरेंगा, अलग अलग ताहुतदारियों का निर्माण कराया गया था। लोरमी तरेंगा किसके टाइम पे, तो सेंडिस के टाइम पे। सिरपुर लवन किसके टाइम पे, तो मराठा काल रघुजीत तृतीय के टाइम पे। ठीक है। और इसके अलावा जब अंग्रेज शासक आते हैं तो कौन, चार्ल्स एलियट उसके टाइम पे संजारी, बालावदी, ये जो ताहुतदारियां हैं इनका निर्माण होता है, संजारी, बालावद और खल्लारी का। ठीक है। उसके बाद देखिए यातायात व्यवस्था, किसके बारे में, यातायात व्यवस्था और मुद्रा व्यवस्था। बस हम केवल दो चीजें और देखने वाले हैं। यातायात व्यवस्था में आखिर अंग्रेजों ने क्या किया था, ये पहला काम कर लेते हैं कब, 1854 में। 1854 में पीडब्ल्यूडी, क्या पीडब्ल्यूडी, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग जो ये सब रोड वगैरह का काम करता है, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना कौन करता है, तो अंग्रेज करते हैं 1854 में। किसका, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना कौन करते हैं, अंग्रेज करते हैं 1854 में। इसके अलावा 1862 ग्रेट ईस्टर्न, या फिर आप बोल सकते हैं जीई रोड, जो रायपुर में है, कहाँ पे, रायपुर में है जीई रोड, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रेट ईस्टर्न रोड। ये रोड का निर्माण कौन कराता है, तो अंग्रेज के टाइम पे ही होता है 1862 में। 1854 पीडब्ल्यूडी, 1862 जीई या फिर ग्रेट ईस्टर्न रोड की स्थापना कौन कराता है, या फिर बनवाते कौन है, तो यह अंग्रेज लोग बनाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं मुद्रा व्यवस्था। क्या, मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था में आपको केवल एक ही चीज याद रखना है कि 1854 में अंग्रेज मतलब आ जाते हैं, ब्रिटिशकालीन स्थापना हो जाती है। 1855 में ये लोग क्या करते हैं, तो जो नागपुरी सिक्का चलता था, क्या, जो नागपुरी रुपया चलता था, या जो नागपुरी जो पैसे चलते थे, तो नागपुरी सिक्के के स्थान पर ये लोग क्या करते थे, नागपुरी सिक्के को बंद करके अब ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे सिक्के जारी करते हैं। किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के अब ये सिक्के जारी करने लग गए हैं। ठीक है। देखिए अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ब्रिटिशकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, सबसे पहले हमने देखा पुलिस व्यवस्था के बारे में। 1856, कब, 1856 छत्तीसगढ़ में 4 पुलिस विभाग बनाए जाते हैं। कौन कौन से, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। रायपुर में रायपुर सदर, रायपुर तहसील, रतनपुर में रतनपुर तहसील, धमतरी में धमतरी तहसील। ये 4 पुलिस विभाग बन गए। सिपाही को बरकंदाज कहा जाता था। 1858 का टाइम आता है, उस टाइम पे जैसे पंजाब में पुलिस कानून लागू रहता है वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में पुलिस कानून लागू हो जाता है। 1862 का टाइम आता है, 1862 में पुलिस व्यवस्था में सुधार होता है और यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर एसपी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1858 पंजाब जैसे पुलिस कानून लागू हो गया। 1862 तो पुलिस अधीक्षक या फिर एसपी की नियुक्ति की गई, है ना, और यह पुलिस व्यवस्था में सुधार किया गया। फिर रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे न्याय व्यवस्था, जैसे पंजाब में सिविल कोड लागू है वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में पंजाब जैसे सिविल कोड लागू कर दिया गया। डाक व्यवस्था, तो डाकघर में पोस्ट मास्टर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कहाँ पे, तो डाकघर था ये रायपुर में। ठीक है, रायपुर में डाकघर था, वहीं पे पोस्ट मास्टर की नियुक्ति की जाती है। पहला पोस्ट मास्टर कौन बनता है, तो स्मिथ पहला पोस्ट मास्टर बनता है 1854 में। ठीक है, जो डाक रहता था, डाक में किसका चित्र रहता था, तो महारानी विक्टोरिया का चित्र रहता था। उसके बाद देखिए भूमि व्यवस्था, अलग अलग क्षेत्र रहते थे। जैसे कुछ क्षेत्रों को हम क्या बोलते थे, खालसा भूमि, कुछ क्षेत्रों को जमींदारी भूमि, कुछ क्षेत्रों को हम ताहुतदारी भूमि बोलते थे। गौटिया के माध्यम से जो गौटिया किसान से जो कर लेता था उससे वो क्या करता था, अंग्रेजों को कर देता था। किसानों से टैक्स लिया, उसके बाद जो अंग्रेजों को देता था उस भूमि को हम खालसा भूमि बोलते हैं। जमींदार जब किसानों से टैक्स लिया और उसको अंग्रेजों को दिया उसे हम जमींदारी भूमि बोलते थे। ताहुतदारी ऐसी अनुपजाऊ भूमि जो कि
अंग्रेज लोग बनाते थे और उसको क्या करते थे, उसको यूज के लायक, फिर उससे वहाँ पे टैक्स वसूलने का काम करते थे, उसे हम ताहुदारी भूमि बोलते थे। ठीक है, 1826 1828 कौन, लोरमी तरेंगा। उसके बाद हमने आपको 1843 और 1848 बताया था, क्या, सिरपुर और लवन। उसके बाद हमने आपको बताया था किसके बारे में, तो हमने आपको अंग्रेज कौन, चार्ल्स इलियट जब 1854 में आता है, उसके बाद वह संजारी, खल्लारी, ये ताहुदारियों का निर्माण कराते हैं। ठीक है, 1854 के बाद में। फिर हमने आपको बताया यातायात व्यवस्था 1854 पीडब्ल्यूडी या फिर लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। 1862 जीई या फिर ग्रेट ईस्टर्न रोड की स्थापना होती है। मुद्रा व्यवस्था आपको याद रखना है 1855 नागपुरी सिक्के के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अब सिक्के यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे नागपुर में या फिर आप बोल सकते हैं पूरे इंडिया में लागू हो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।